that is solid state. Solid state. देखिए सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ सॉलिड स्टेट एंड वन ऑफ देम इज, उनमें से एक डेफिनेशन ये है, substance which have definite shape and volume are called solid. ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, ध्यान रखें, दे आर कॉल्ड सॉलिड. बट देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ इट. इसकी एक डेफिनेशन और हम देखेंगे कि सॉलिड उन सब्सटेंस को भी कहते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, यानी सब्सटेंस whose melting point is above room temperature at 1 atmospheric pressure. जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उन्हें भी आप सॉलिड बोलेंगे. क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से कम होता तो रूम टेम्परेचर तक वो चीजें मेल्ट हो जाती, तो रूम टेम्परेचर पर जो चीज मेल्ट नहीं हो रही है वो सब आपको सॉलिड स्टेट में मिल रही है. तो हियर वी कैन राइट एन अनदर डेफिनेशन एंड दिस इज गुड वन. अच्छी है ये, मतलब ये डेफिनेशन बढ़िया मानी जाती है इसकी 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. सब्सटेंस whose melting point is above room temperature at 1 atm pressure. इसको आप यूं भी समझ सकते हैं. देखिए there are so many things which we can consider here, such as you have seen the coconut oil. आपने देखा होगा coconut oil and you have observed that in winter time it becomes solid but in summer it become liquid. अब इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हम देखें अगर समर में देखें तो समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अगर हम देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उस रूम टेम्परेचर से उस समय कम हो जाता है. क्योंकि अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है समर के टाइम पर, और उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज 25 है, तो 37 या 40 डिग्री सेल्सियस पर तो वो मेल्ट हो जाएगा. बट इन विंटर टाइम व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज अबाउट 5 डिग्री 6 डिग्री, तो उस समय 25 डिग्री जो उसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो उससे काफी हाई हो गया, यानी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है. तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो ध्यान रखना वो आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सब्सटेंस बोलेंगे. अब दूसरी बात जो हम करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सॉलिड्स जो होते हैं दे आर रिजिड. ठीक है, वो रिजिड होते हैं. रिजिड होने से मतलब क्या है कि दे आर मोस्टली दे डू नॉट चेंज देयर शेप. अपने शेप को चेंज नहीं करते, वो रिजिड मिलेंगे आपको. इनकंप्रेसिबल मिलेंगे. इनकंप्रेसिबल, मोस्टली सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल. आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होते हैं. ठीक है, एक हमने यहाँ देख लिया है कि इनका शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है. ठीक. नंबर थ्री अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो दे कैन ओनली क्या कर सकते हैं? दे कैन ओनली oscillate at their mean position. अपनी जो मीन पोजीशन है केवल वहां पर वो ऑसिलेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डीलोकलाइज. अपनी जगह छोड़ करके नहीं जा सकते. ठीक है, जैसा कि लिक्विड में होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन मूव. ठीक है, बट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे कैन नॉट मूव बट दे कैन ऑसिलेट बाय गेटिंग एनर्जी. जब उनको एनर्जी मिलती है तो अपनी पोजीशन से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम. तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब अगर हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स which by which the solid remain in solid state and liquid remain in liquid state, so there are two factors which affect the physical state of substance. किसी भी substance की जो physical state है उसको
कहीं मेंटेन करने का काम जो है बेटा मोस्टली दो फैक्टर करते हैं। उन दो फैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। सो फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट of matter. Okay, matter. So one of the factor is thermal energy. Thermal energy. Thermal energy इसमें एक फैक्टर है। एंड व्हाट इज थर्मल एनर्जी? एक्चुअली थर्मल एनर्जी क्या होती है, देखिए किसी भी सब्सटेंस में उसके टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जो एनर्जी कंटेन करके रखता है कोई भी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू या हीट भी लिख सकते हैं आप, ड्यू टू हीट और टेम्परेचर। उसकी में जो टेम्परेचर है उसकी वजह से या उसके अंदर जो हीट है उसकी वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये है कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। एंड दूसरी चीज ये है कि जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी एनर्जी टेंड्स टू टेंड्स टू मूव द पार्टिकल्स पार्टिकल्स अपार्ट। ओके, जो थर्मल एनर्जी है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड के वो एक दूसरे से दूर मूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे नेचुरल है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा एंड पार्टिकल विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। तो आप देखिए कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी अगर थर्मल एनर्जी को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास सॉलिड है इट विल चेंज इनटू लिक्विड, if you have liquid it will change into gas. So we can say on continuously increasing the thermal energy the physical state of solid changes in just like this, solid, liquid and gaseous. तो एक तो ये फैक्टर है जो ध्यान रखिए किसी भी सब्सटेंस जो है उसकी फिजिकल स्टेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास दैट इज, इसको रफ करते हैं, सेकंड फैक्टर इज इंटर molecular molecular attraction force, that is second factor. Okay, so intermolecular attraction force we have already studied in 11th standard, हमने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था intermolecular attraction force क्या होता है, ठीक है। बट वी नो दैट intermolecular attraction force क्या करते हैं, they tends to move the particles close together. तो ये जो पार्टिकल है ध्यान रखना बेटा, टुगेदर, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता हूं, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अगर इसको इंक्रीज करता हूं एंड सपोज वी हैव गैसियस सब्सटेंस इट विल चेंज इनटू लिक्विड एंड इफ वी हैव लिक्विड इट विल चेंज इनटू सॉलिड, ठीक है। बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट के लिए अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ यूजिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड थर्मल एनर्जी, तो वी कैन ड्राइव वन मोर डेफिनेशन फॉर इट। इसके लिए एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड substance are the state of substance is a state of matter in which has high
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स तो हाई हो, बट लो, थर्मल एनर्जी, ठीक है। लेकिन उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है बेटा, थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है, इट विल मूव द पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इट विल चेंज द सॉलिड इनटू गैसियस और लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो है सॉलिड स्टेट के लिए वो लो होनी चाहिए, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो हाई होनी चाहिए। उस केस में ही जो हमारे पास मैटर है, ठीक है, वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, अदरवाइज उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब थर्मल एनर्जी लो होती है, व्हेन द थर्मल एनर्जी इज लो, इन दैट केस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम्स लेस। तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, एंड जब ये पार्टिकल का मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है इट विल बी डोमिनेटेड, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेट हो जाएगी और पार्टिकल को पास लेकर के आ जाएगी, और पार्टिकल जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बात थी सॉलिड स्टेट के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, कि हम सॉलिड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू ओनली टू टाइप्स। पहले इसको हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो solids can be divided into two types, and one of them is crystalline, and another one is amorphous. Okay, let's see crystalline solid। तो देखिए crystalline solid किसे कहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज ऑल दो सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, और उनका जो शेप एंड स्ट्रक्चर होता है दैट इज ज्योमेट्रिकली डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। उनका शेप और स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्रिकली क्या हो, डेफिनेट हो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, देखिए type of solid types of solid which have particles, constituent particles लिख देते हैं, constituent particles arranged in uh, regular definite geometrical pattern, ठीक है। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने तीन वर्ड यूज में लिए यहाँ पर, रेगुलर, डेफिनेट, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अगर पार्टिकल अरेंज है तो उसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं। तो जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं इसको और बेटर वे में समझने के लिए। सपोज वी हैव अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर उनका मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ एक बार। देखिए दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप किसे कहते हैं, by which any substance is made up of। जिस पार्टिकल से कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बीच में ये ब्लैक पार्टिकल्स को ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो यहां मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना दिया है। तो आप यहां देख रहे हैं, देखो मैंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में हो, रेगुलर पैटर्न से मेरा मतलब है, देखिए रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इस तरह से रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको, रेगुलरली अरेंज होंगे, डेफिनेट होंगे, बिल्कुल डेफिनेट शेप के अंदर है। और ज्योमेट्रिकल से मेरा मतलब है अगर आप इनकी ज्योमेट्री चेक करते हैं, ज्योमेट्री मतलब एंगल एंड साइड्स, ठीक है, अगर वो आपको सेम मिल रही है पूरे पैटर्न के अंदर तो आप बोलेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल है, अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर ज्योमेट्री आपको हर जगह सेम मिलेगी, ठीक है। अगर आप इनकी साइड्स वगैरह और एंगल्स वगैरह को मेजर करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो एंगल्स या साइड्स हैं, सो दे विल बी सिमिलर, दे विल बी सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम मिलेगी। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इफ प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस, सो दो सबस्टेंसेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन है। अब इसका अपोजिट अगर हम एमोर्फस की बात करें, अच्छा पहले इसके एग्जांपल देखें क्रिस्टलाइन में क्या क्या मिलेंगे आपको। तो एग्जांपल में आप बेटा देखना, जैसे जितने भी मेटल्स है आपके पास, ऑल मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल्स
if present in solid state are crystalline in nature, ठीक है। और सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में जैसे NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी सॉल्ट जो आपने पढ़ा है या प्रैक्टिकल के अंदर आपने देखा है, ऑल सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन, सभी सॉल्ट जो है वो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे। एंड बहुत सारे आपको मेनी मेनी कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो भी आपको क्रिस्टलाइन की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये इन सब के बारे में अभी अपन डिटेल में बात करेंगे जब हम केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउ वी आर ओनली सीइंग डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, अभी अपन केवल इन दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एमोर्फस की। तो एमोर्फस हम किसे कहेंगे? एमोर्फस क्या है? दे आर द टाइप ऑफ सॉलिड which do not have types of solid which do not have regular definite geometrical pattern of constituent particle। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो आपको डेफिनेट नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा, रेगुलर नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ रेंज तक मिल जाए, क्योंकि इसमें हम ये कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है कि दो तीन पार्टिकल के अंदर हो सकता है वो अरेंजमेंट, उसके बाद जाते जाते वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बट इसमें तो क्रिस्टलाइन में तो हमको पूरे क्रिस्टल में ही मिलता है। तो जैसे एग्जांपल देखें किस तरह से, जैसे यहाँ मैं एक क्रिस्टल बना, ये एक सॉलिड बना रहा हूँ, इस सॉलिड में मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए हैं, ठीक है। आई हैव ड्रॉन सम पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इफ यू चेक हियर, सो यू कैन सी देयर इज नो रेगुलर डेफिनेट और ज्योमेट्रिकल पैटर्न। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। आप इसमें देखें कहीं पर कोई भी पार्टिकल अरेंज हो सकता है, तो उससे आप बोलेंगे वो एमोर्फस है, ठीक है। और एमोर्फस के एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, देन ग्लास, ठीक है, ग्लास is an example of amorphous solid। Second, plastic is also example of amorphous solid। and polymers जैसे प्लास्टिक ही हो गया, पॉलीमर, पॉलीमर्स में जितने भी पॉलीमर्स आते हैं, डेक्रोन, पीवीसी, नाइलॉन, ठीक है, प्लास्टिक, वो सब क्या है आपके पास में एमोर्फस टाइप ऑफ सॉलिड है। अच्छा, ग्लास की एक फॉर्म और होती है, दैट इज क्वार्ट्ज। ध्यान रखना, क्वार्ट्ज, ग्लास इज आल्सो मेड अप ऑफ SiO2 सिलिका, एंड क्वार्ट्ज इज आल्सो मेड अप ऑफ दिस। बट ध्यान रखना, जो इसकी ग्लास की जो दूसरी फॉर्म है क्वार्ट्ज, इट इज क्वार्ट्ज, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज क्रिस्टलाइन। तो ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। मतलब ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें ग्लास की ही दोनों फॉर्म है, क्वार्ट्ज का भी फार्मूला SiO2 होता है और ग्लास का फार्मूला भी SiO2 होता है। यहाँ पर दोनों ही SiO2 है, ठीक है, बट इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ग्लास के अंदर जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो एमोर्फस फॉर्म में है, और क्वार्ट्ज में जो इसका अरेंजमेंट होता है रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है, इसलिए हम उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो ये थोड़ा एग्जांपल ध्यान रखना, ग्लास दोनों फॉर्म में मिल सकता है, इट कैन बी फाउंड इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस फॉर्म, ठीक है। तो आई होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। आगे चले, ओके, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है और इसमें इसको थोड़ा समझ लिया है हमने किस तरह से ये। बट वन मोर क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। कई बार डिफरेंस पूछे जाते हैं, सो वी कैन इजीली राइट 5-6 डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। इनके बीच में आप 5 से 6 तक डिफरेंस लिख सकते हैं। तो लेट्स सी डिफरेंस, अगर डिफरेंस की बात करते हैं, ओके लेट्स सी डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि इनमें क्या होता है, डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, ये आपको इसमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। बट इसमें नो डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, पैटर्न, तो ऐसा कोई पैटर्न आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2,
देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, एक सिंपल सा इसका एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी इज फाउंड इन इट, ठीक है। और इसमें आइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी इज फाउंड इन इट। ये डिफरेंस भी है, और इस डिफरेंस का भी डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसको समझाता हूं मैं। देखिए एनआइसोट्रॉपी आपको क्रिस्टलाइन में देखने को मिलती है, और आइसोट्रॉपी आपको एमॉर्फस में देखने को मिलती है। अब ये एनआइसोट्रॉपी क्या होता है, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी, इन दोनों में डिफरेंस लिखिए। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो एक बार मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसा हमने कहा था, पार्टिकल्स जो है वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना देता हूँ, लाइक दिस। ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर अब एक समझने वाली चीज है कि देखिए, अब मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर वैल्यू कम आउट टू बी सेम फ्रॉम एवरी साइड। हर साइड से उनकी वैल्यू जो आती है वो आपको सेम, सॉरी इसमें सेम नहीं मिलती, कम आउट टू बी डिफरेंट, डिफरेंट आती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन से एक फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा हूं, ठीक है, तो आप देखिए all three same type of particles are coming into contact, then I measure the physical property from this direction, so you can see there are two type of particle coming in contact, ठीक है, जब मैं इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूं, when I am measuring it from this direction, so here three different type of particles are coming into contact। तो आप देखो हर डायरेक्शन से मेजर करने पर आप देख रहे हो जो पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी, इनकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या और दूसरे जो आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, और दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, so all these physical properties, value of all these physical properties come out to be different, measuring from different side, so this property is called anisotropy। इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, anisotropy कहते हैं। बट अगर मैं यहाँ क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड की बात करता हूँ, ठीक है, सपोज आई हैव दिस एमॉर्फस सॉलिड, अब ये मेरे पास एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड में कोई मेरे पास पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, इनकी प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश करता हूं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। सो व्हाट आई विल ऑब्जर्व दैट इफ आई एम मेजरिंग इट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, आई एम गेटिंग द अप्रॉक्स सेम वैल्यू। तो मेरे को सेम ही वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने एक यहां से मेजर किया सपोज, ठीक है, मैंने यहां से मेजर किया, ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन से मेजर किया, ये मैंने मतलब इंटेंटली ऐसा किया है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कमिंग इनटू कांटेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। आप देखिए इसमें दो ब्लैक पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसमें भी दो ब्लैक आ रहे हैं, लेकिन ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो क्योंकि हर जगह डिसअरेंजमेंट है, जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है, देयर आर डिसअरेंजमेंट एवरीवेयर इन द क्रिस्टल, ठीक है, तो पूरी जगह डिसअरेंजमेंट है। तो दैट्स व्हाई जहां से भी आप मेजर करेंगे प्रॉपर्टी को, तो वो उनका एवरेज आएगा, ठीक है, और एवरेज जो होगा इट विल बी सेम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से वो आपको सेम मिलेगा। ओके, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक मेरे ख्याल में। यस, एम आई ऑडिबल बेटा? देयर वाज, ओके ठीक है। सो यहाँ पर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सो ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज measuring measuring from different direction will be different, ठीक है, तो वो डिफरेंट आएंगे आपके पास में, सॉरी सेम, विल बी सेम, यहां सेम आएंगी और यहां पर कैसी आएंगी, डिफरेंट आएंगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको? इज इट क्लियर? आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी, ठीक है।
ओके, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होता है बेटा, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि दे एक्सपेक्ट आइसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ना वो रेगुलर पैटर्न में है, और आइसो मींस होता है सेम, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आइसोट्रॉपी तो इसमें मिलेगी। तो ध्यान रखना, इसमें आइसोट्रॉपी नहीं है, आइसोट्रॉपी आपको मिलेगी एमॉर्फस में, और इसमें आपको एन आइसोट्रॉपी मिलेगी। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सेकंड डिफरेंस हो गया, इट इज द सेकंड डिफरेंस। नाउ लेट्स सी डिफरेंस नंबर 3। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं। देखिए थर्ड डिफरेंस क्या होता है, इसमें होता है आपके पास लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एंड इन इट यू कैन सी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर से मेरा मतलब है, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल देखा था, तो उसमें आपने देखा था एक सपोज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, इन एवरी डायरेक्शन यू विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में दूर तक चले जाओ, so you will have the same arrangement of the particles in all the direction or at all distance, so that's why it is called long range order। तो यहाँ पर आपको long range order मिलता है, बट यहाँ क्या है, सपोज अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एमॉर्फस की बात करता हूँ, तो एमॉर्फस में जैसे हमने कहा कि डिसअरेंजमेंट है, और डिसअरेंजमेंट है तो हो सकता है कि आपको यहाँ तक तो ऑर्डर सही मिले, उसके बाद में ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट रेंज तक तो आपको पार्टिकल का ऑर्डर सेम मिल रहा है, जैसे ब्लैक 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 है, ब्लैक 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 ब्लैक, तो इस तरह से हो गया, तो यानी ऑर्डर डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट रेंज तक ही ये फॉलो करता है, उसके बाद फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये थर्ड डिफरेंस है, ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन में आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा और उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरी चीज, फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना बेटा, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स, इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन नेचर वाली, वो हम इनमें ही देखने को मिलती है। बट जो हमारे पास एमॉर्फस होते हैं, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, इनको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। स्यूडो मींस फेक, नकली, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, लिक्विड विद हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी, ठीक है। हाई विस्कोसिटी के साथ ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं। हाई विस्कोसिटी के साथ सुपर कूल लिक्विड कैसे का है, जैसे देखो एग्जांपल ग्लास, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन बेटा, यस, दिस डिस्टर्बेंस इज देयर, ओके, वीडियो इज नॉट विजिबल, ओके लेट मी चेक, यस नाउ इज इट विजिबल, ओके। देखिए इसको समझना बेटा, यहाँ एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है, समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैंने एक टर्म यूज में दी है, इसको कहा है सुपर कूल्ड लिक्विड विद हाई विस्कोसिटी, एक्चुअली दिस नेचर इज फाउंड इन ग्लास, ये ग्लास में देखने को मिलता है। ग्लास जो होते हैं ना, उनमें एक्चुअली उनको कहा गया है कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है और विस्कोसिटी भी हाई है। और यहाँ एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाई विंडो पेन्स, ठीक है, ग्लास विंडो पेन्स आर ब्रॉड इन द बॉटम, जो खास करके ओल्ड बिल्डिंग्स में होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स में जो विंडो पेन्स होते हैं ग्लास के, वो आपको बॉटम से ब्रॉड मिलते हैं, थोड़े से उनका थिकनेस ज्यादा होती है उनकी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो इसको समझना ध्यान से कि ग्लास आर कंसिडर्ड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड विद हाई विस्कोसिटी, कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। अब लिक्विड है तो नेचुरली उनमें फ्लूइडिटी भी होगी, फ्लो करने की टेंडेंसी भी होगी, और जो उनकी विस्कोसिटी है वो बहुत हाई है। अब विस्कोसिटी हम क्या कहते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब फ्लो करने की जो टेंडेंसी है वही विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी बहुत हाई है, मतलब जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो उतना डेंस होता है और वो इतना स्लोली फ्लो करता है। तो ग्लास जो है ना बेटा, उसमें भी फ्लो होता है, बट it is as slow that it takes hundreds of years to come down on the bottom, उसको बॉटम में आने में कई साल लग जाते हैं। so that's why
जो ओल्ड बिल्डिंग्स ग्लास पेन्स होते हैं, दे आर ब्रॉड इन द बॉटम, बॉटम के अंदर आपको ब्रॉड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट में हम इसमें ले सकते हैं एक्चुअली जब आप किसी सॉलिड को कट करते हैं, ठीक है, तो कट करने पर आप देखिए अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसके जो एजेस आएंगे दे विल स्मूथ एंड इवन। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्मूथ एंड इवन, इवन एजेस, एजेस ऑन कटिंग। ठीक है, कट करने पर इनके एजेस जो है वो स्मूथ आएंगे और इवन आएंगे। बट क्या होगा यहाँ पर, इनके अगर हम एमॉर्फस की बात करते हैं, देयर एजेस आर रफ, रफ एंड अनइवन, अनइवन, अनइवन ऑन कटिंग। ठीक है, कट करने पर इनके जो एजेस आएंगे दे विल बी रफ एंड अनइवन। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी प्लास्टिक को या ग्लास को कट करते हैं और फिर आप उसको टच करके फील करें, आपको लगेगा कि वो रफ है सरफेस काफी। ठीक है, और अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो आप उसका एज जो है ना बेटा, जैसे सोडियम के टुकड़े को ही अगर आप काट के देखें तो आपको उसका सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ लगेगा, इवन सरफेस लगेगा। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से मैं। वन मोर थिंग, पॉइंट नंबर 6, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, सो दे हैव डेफिनेट, डेफिनेट और शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल शार्प होते हैं और डेफिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो वाटर जो है, वाटर H2O व्हेन इट इज फाउंड इन आइस, ठीक है, आइस की फॉर्म में मिलता है, सो इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और हमें पता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज शार्प, इट इज डेफिनेट। ठीक है, तो ऐसे आप देखो किसी भी मेटल को ले लो आप, चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, हर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पर वो बॉइल होना या मेल्ट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, दे दे डू नॉट, they do not have sharp, sharp and definite, definite melting point and boiling point, but on the contrary, बल्कि होता क्या है इसके अंदर, बल्कि ये होता है कि they start start नहीं, they become soft, they become soft at range of temperature, रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की रेंज पर फिर वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, देन फिर लिक्विड में चेंज होंगे। जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, ग्लास। प्लास्टिक में क्या होता है, आप देखो प्लास्टिक को आप हीट करेंगे, फर्स्ट इट बिकम सॉफ्ट, देन लिटिल मोर सॉफ्ट, फिर धीरे धीरे उसकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी, फिर वो मेल्ट हो जाएगा। एकदम से मेल्ट नहीं होगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड वन मोर, लास्ट और देख लेते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन इज, इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है, इट इज डेफिनेट, इट हैज डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपको डेफिनेट मिलेगी, और इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन से मेरा मतलब बेटा मेल्ट करने के लिए, सपोज 1 मोल सब्सटेंस है आपके पास किसी भी का भी, और उसको आपको मेल्ट करना है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस समय कितना चेंज इन हीट होगा। ठीक है, कितनी उसकी एंथैल्पी चेंज होगी, डेल एक्स फ्यूजन, ये कितना होगा। तो इसके लिए तो ये डेफिनेट रहता है। ठीक है, बट फॉर एमॉर्फस सॉलिड इट इज नॉट डेफिनेट, एमॉर्फस सॉलिड के लिए ये बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इन दोनों में डिफरेंस। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में।
कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, क्योंकि वी हैव ओनली 13 मिनट, क्लासिफिकेशन लंबा टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा था, एक क्वेश्चन तो ये आ गया जो भी मैंने पूछा था कि व्हाई विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ग्लास विंडो, ऐसे करते हैं, ग्लास विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर थिक थिक इन द बॉटम, ठीक है। बॉटम से वो थिक क्यों होते हैं, ये चीज देखना। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई ओल्ड ग्लास विंडोज आर मिल्की, ठीक है। ग्लास विंडो कर दो या ओल्ड ग्लास कर दो, जो ओल्ड ग्लास होते हैं वो मिल्की क्यों होते हैं, ठीक है। तो एक बार इनके आंसर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो आई थिंक आज का टाइम हो गया, बड़ी जल्दी क्लास गई, पता ही नहीं चला, ठीक है। फिर नेक्स्ट अटेंडेंस ले